of radius r is equal to capital R is equal to कैपिटल R यहाँ पर, तो ये हमने स्मॉल पोर्शन कंसीडर किया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुई, ये ds हुआ, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल। ड्रा द गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू r सच दैट, अब रेडियस गॉसियन सरफेस का भी वो ही बन गया जो सरफेस का स्फेरिकल शेल का रेडियस है। अंडरस्टैंड, यूजिंग गॉस थ्योरम, सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिंस E vector parallel to ds, so theta is equal to 0 degree, hence E ds cos 0 is equal to E ds. E ds is equal to q upon epsilon naught implies that E, अब रेडियस वही 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, कैपिटल R। सो हमारे पास क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। सो दिस इज द सेकंड केस। नाउ व्हेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट लाइज इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल शेल, अब तीसरा केस है कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ लाइज कर रहा है, अंदर लाई कर रहा है। ये तीसरा केस हम ये ले रहे हैं। अब ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट मान लो ये लाइज कर रहा है यहाँ पे, और ये तो इसका रेडियस वैसे ही रहेगा कैपिटल R। तो यहाँ से हम गॉसियन सरफेस इसमें से ड्रा करते हैं, और ये R स्मॉल r हो गया, और स्मॉल r लेस देन R, छोटा r बड़े R से छोटा है। तो इस केस में अब आप देख रहे हैं कि गॉसियन सरफेस कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं कर रहा है। व्हेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट P lies inside the charged spherical shell, चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर लाइज कर रहा है ऑब्जर्वेशन पॉइंट। हाँ, इस केस में सो चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस passes through point P, passes through point P is Q is equal to 0। कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं कर रहा है, hence you so using Gauss theorem, गॉस थ्योरम को यूज़ कर रहे हैं, E डॉट ds इज इक्वल टू 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि Q क्या है 0, तो हमारे पास क्या आया E ds 0, सो E इज इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड चार्ज spherical shell is 0। तो ये तीनों ही केसेस हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम इसका ग्राफ देखेंगे, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएशन ऑफ E vector
with R for charge spherical shell, चार्ज स्फेरिकल शेल के लिए। तो ये देखो ग्राफ को ध्यान से देखो आप, तो मान लेते हैं कि ये है स्फेरिकल शेल, ये चार्ज स्फेरिकल शेल हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है, और ये इसका सेंटर ओ है, सेंटर ओ हमने यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ देखो 0, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। या वेक्टर नहीं लगाना है, यहाँ पे वेक्टर पहले लगा दिया है हमने, आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, अगर हम आर ले रहे हैं, जब हम अंदर हैं, किसके अंदर हैं, शेल के अंदर हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ऊपर नहीं जा सकते। और आर को बढ़ाते रहें तो भी यहाँ परंतु यहाँ तक हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 का मतलब ऊपर नहीं जा पाएंगे हम, सीधा यहाँ। परंतु जैसे ही हम सरफेस के ऊपर आते हैं, जैसे ही हम सरफेस के ऊपर आते हैं, जैसे ही आर जो है कैपिटल आर हो जाता है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से शुरू होती है। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ E = 1/4πε0 Q/r² होती है। अब उसके बाद जैसे जैसे आर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जा रहे हैं, जैसे यहाँ ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, यहाँ ये आर बढ़ रहा है, आर अब कैपिटल आर से बड़ा होता जा रहा है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी आ रही है कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², दैट इज E हमारे पास कितना आया, 1/4πε0 Q/r² आया है। ये चीज़ तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो वेरिएशन आर के इनवर्सली घट रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, तो डिस्टेंस घट रही है। तो अगर डिस्टेंस बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है। यहाँ डिस्टेंस कम है, यहाँ सरफेस के ऊपर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, ऐसे 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 कम होती जाएगी, ऐसे ऐसे। तो ये ग्राफ आएगा, दिस शोज दैट E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। सो दिस इज द all about the uniformly charged spherical